क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61। लॉस ऑफ स्ट्रेस विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इन स्टील। लॉस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस कम होती जा रही है और स्ट्रेन कांस्टेंट है, इसे क्या कहते हैं हम? रिलैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्रीप और रिलैक्सेशन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्रीप क्या होता है, कई बार बताया मैंने। क्रीप होता है कांस्टेंट स्ट्रेस पर स्ट्रेन बढ़ते जाना। स्ट्रेस तो कांस्टेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म लोडिंग की वजह से स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, तो इसमें स्ट्रेस चेंज नहीं हो रही है बट स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है। और रिलैक्सेशन में क्या होता है कि हमने खींच के रख दिया है, हमने इसको खींच के रख दिया और एक कांस्टेंट स्ट्रेन है, धीरे 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 इसका स्ट्रेस कम होता जाता है, ठीक है। सो लॉस ऑफ स्ट्रेस इज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। ओके, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी हमको? स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट तो वो होता है ना, जो सिलेंडर होता है इसके ऊपर से ऐसे लाइन का लोड लगा दिया जाता है ना, इस तरह से लाइन का लोड लगता है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कितनी होगी बताओ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी होगी एफसी के ही लेते हैं। एफसी के हो जाएगी इसकी कितनी? 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पर अभी हमें ये नहीं पता इसकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कैसे अंदाजा लगा सकते हैं हम? एफ सी आर जो होता है वो क्या होता है? एफ सी आर ये तो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है और ये थर्ड पॉइंट लोडिंग से आता है और ये बेंडिंग की वजह से आता है ना, फ्लेक्सर लोड लगाते हैं इसकी वजह से। और इसका फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। लेकिन जो स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट स्ट्रेंथ है ना, एफ सी टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका कोई इंपेरिकल फॉर्मूला कोड में दिया नहीं हुआ, तो कोड से पता कर नहीं सकते इसको कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर एफ सी आर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी 0.7 अंडर रूट एफ सी के अंडर रूट 15, ठीक है। 0.7 अंडर रूट 15 2.711 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलो एफ सी आर तो क्लियर है। अब पिल्लई मेनन अंकल ने ये बोला कि एफ सी टी जो होता है ना, एफ सी टी ये 2/3 ऑफ एफ सी आर ले सकते हैं। जनरली ये इतना आता है, तो इसका 2/3 कर देते हैं, ये हो जाएगा 1.807, या फिर इसको 1.81 ले लेते हैं, 1.81 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब पूछा है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ एज परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो यानी एफ सी टी डिवाइडेड बाय एफ सी के इंटू 100। तो 1.81 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 कितना परसेंटेज है? 10 से 15 के बीच में आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो इसका आंसर 0% बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड। देखो ये पिल्लई मेनन में लिखा भी हुआ है, इट हैज बीन फाउंड फॉर नॉर्मल डेंसिटी कॉन्क्रीट द स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ इज अबाउट 2/3 ऑफ द मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर एफ सी आर था, जो कि हमने 0.7 अंडर रूट एफ सी के से कैलकुलेट किया, ये मॉडुलस ऑफ रप्चर आ गया था, और फिर यहां से हम एफ सी टी कैलकुलेट कर सकते हैं 2/3 ऑफ एफ सी आर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। इन आरसीसी स्टील इज यूज्ड बिकॉज इट कैन प्रोवाइड गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो कंक्रीट तो ना टेंशन में वीक होता है, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। अभी अभी हमने देखा था कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है वो लगभग कितनी आती है, चाहे आप स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करो, चाहे आप मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करो या इसकी बात करो, ये 10 गुना कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 10 गुना कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 10 गुना कम हो गई, यानी हमारा यूज बहुत लिमिट हो जाएगा, क्योंकि जहां पर भी थोड़ा बहुत भी टेंशन आएगा वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसके साथ स्टील यूज करते हैं, तभी इसको रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, बिकॉज टेंशन में इसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं हम स्टील से। तो आरसीसी में स्टील क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और कंक्रीट वीक इन टेंशन होता है। तो जहां जहां पर टेंशन आ रही होती है, जहां जहां पर ये वीकनेस है, वहां पर स्टील लगा के इसकी वीकनेस को ओवरकम कर लिया जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, एक बात बताओ, यहां पर सीमेंट कंक्रीट लिखा हुआ है, अकेला कंक्रीट है, या फिर यहां पर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। तो देखो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, कंक्रीट जहां जहां पर वीक था टेंशन में, देखो कंप्रेशन में तो स्ट्रांग था, कंप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंक्रीट वीक होता है टेंशन में और शियर में, टेंशन और शियर में बहुत वीक होता है। तो जहां जहां पर टेंशन और शियर में वीक था वहां पर हमने रीइंफोर्समेंट लगा दिया ना, रीइंफोर्समेंट लगा के इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया कि नहीं कर दिया? तो अब ये इक्वली स्ट्रॉन्ग हो गया सब में कि नहीं हो गया? और हम रीइंफोर्समेंट कैसे डिजाइन करते हैं? रीइंफोर्समेंट इसी हिसाब से डिजाइन करते हैं ना, ताकि जहां पर भी टेंशन भी आ रहा हो, जहां पर शियर भी आ रहा हो, वहां पर भी ये उतना स्ट्रॉन्ग हो जाए जितना हमको चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उतना स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये इक्वली स्ट्रॉन्ग हो जाता है सब में। इट विल बी स्ट्रॉन्ग इन टेंशन ऑल्सो, इट विल बी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन ऑल्सो, इट विल बी स्ट्रॉन्ग इन शियर ऑल्सो, बिकॉज इट इज रीइंफोर्स्ड नाउ। अगर ये अकेला होता, कॉन्क्रीट होता अकेला, तब प्रॉब्लम की बात होती है ना। तो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके हमने इसको सब में स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इक्वली स्ट्रॉन्ग हो चुका है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 65। देखो देखने से ही पता चल रहा है ऑड वन
वन आउट, ये भी सेल्फ वेट है, ये भी सेल्फ वेट है, ये भी सेल्फ वेट है, अलग अलग एलिमेंट्स का सेल्फ वेट है, तो खुद का जो वेट होता है वो तो डेड लोड में काउंट होगा ना, है ना, ये कभी जा तो सकता नहीं है। इरेक्शन लोड होता है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज डेड लोड, ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो कुछ कुछ ऐसे खतरनाक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यूपीपीसीएल, इसका करेक्ट आंसर है 0.6, करेक्ट आंसर इज बी 0.6। देखो लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट फॉर कॉन्क्रीट, देखो क्लोराइड कंटेंट आता है ना कॉन्क्रीट में, अगर क्लोराइड आ जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारे रीइंफोर्समेंट को कोरोजन कर देगा। तो कोरोजन से बचने के लिए अगर रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट है या फिर प्लेन कॉन्क्रीट भी है जिसके अंदर हमने मेटल एम्बेड किया हुआ है, तो वहां पर इसकी लिमिट होती है 0.6, 0.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.6 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर कॉन्क्रीट है जिसमें ना मेटल है ना ही कोई रीइंफोर्समेंट है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर हम क्लोराइड कंटेंट ज्यादा भी रख सकते हैं, तो ये 3 केजी पर मीटर क्यूब की लिमिट आ जाएगी इसके लिए। ओके क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो सल्फेट्स का परमिसिबल लिमिट है दैट इज 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड की क्या थी लिमिट, 0.6 केजी पर मीटर क्यूब, और सल्फेट की लिमिट क्या है, 400 मिलीग्राम पर लीटर। ओके चलो, सो 400 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पर देख लो सल्फेट। और अगर सस्पेंडेड मैटर की बात की जाए, सस्पेंडेड मैटर 2000 मिलीग्राम पर लीटर, इसकी लिमिट ये है। क्लोराइड की लिमिट, अगर पानी की बात की जाए ना, जो वाटर, जिस वाटर से हम कंक्रीट बना रहे हैं उस वाटर में जो अलग अलग मटेरियल है उनकी लिमिट, तो ये तो सल्फेट की लिमिट हो गई, ये क्लोराइड की लिमिट हो गई। तो पानी के अंदर क्लोराइड की लिमिट 2000 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, ऐसी कंक्रीट में जिसमें स्टील नहीं है। लेकिन जिस कंक्रीट में स्टील होगा उसमें 500 मिलीग्राम पर लीटर लिमिट हो जाएगी। तो ये टेबल नंबर 1 है, ये देख लो आप, मार्क कर लेना। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इसमें आपको अंदाजा ही लगाना पड़ेगा कि ये कंक्रीट की बात कर रहे होंगे। मान लो एग्जाम में पेपर आ गया, अभी तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है आरसीसी, तो आरसीसी है तो आरसीसी में तो पता है कि चलो कंक्रीट होगा, लेकिन जब पेपर आएगा 13 सब्जेक्ट्स हैं, अब यहाँ पर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये सब बात देखोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमेशा हम किस में यूज करते हैं, आरसीसी में यूज करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कंक्रीट की बात कर रहे होंगे। तो कंक्रीट में आपको पता करना है, तो डी 40% लोगों ने किया है। चलो देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट स्ट्रेंथ जो होती है ना, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो ये होती है 7% टू 15%। अप्रोक्सीमेटली अगर पूछा जाएगा तो 10% हम ले सकते हैं इन जनरल, 10% ले लिया यानी 10/100, यानी कि ये आ जाएगा 0.1 टाइम्स हो जाएगा, रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा 0.1 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर इज डी। पिल्लई मेनन में दे रखा है इसको, देखो पिल्लई मेनन में देखो कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, है ना, द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बीइंग ओनली अबाउट 7 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रखें, चलो रिवीजन स्ट्रेटजी और इसके ऊपर ना मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से रिवाइज करना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मैक्सिमम इन, देखो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है कंप्रेशन में। कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने सोम में भी बताया है कि ब्रिटल मटेरियल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है, ब्रिटल मटेरियल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेशन, फिर उसके बाद शियर, और फिर इसके बाद टेंशन में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ड्यू टू चेंज इन, तो कंक्रीट का श्रिंकेज किसकी वजह से होता है, किसमें चेंज की वजह से होता है, मेरे ख्याल से सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, कंक्रीट वॉल्यूम में अगर कम होता जाता है, श्रिंक करता जाता है, राइट, श्रिंक करता जाता है तो उसे श्रिंकेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट पूछा है। देखो जो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है ना, एक तो यूनिट वेट हम आरसीसी का लेते हैं, आरसीसी का हो जाएगा 2500 केजी पर मीटर क्यूब, और प्लेन कंक्रीट का लेते हैं 2400 केजी पर मीटर क्यूब। आरसीसी का 2500, क्योंकि आरसीसी के अंदर ना स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स भी हैं, और स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स काफी हैवी होते हैं, तो इसकी वजह से आरसीसी के लिए यूनिट वेट बढ़ जाता है और पीसीसी का थोड़ा सा कम रहता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलो तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पहले समझा देते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये बताओ, आपने अगर एक कंक्रीट बनाई, आपने कंक्रीट बनाने के लिए क्या किया, सीमेंट लिया, फिर कुछ एग्रीगेट्स लिए, फिर सैंड ली, फिर पानी लिया, और जरूरत पड़ी तो कुछ एडमिक्सचर भी लिया। ये पांचों एलिमेंट्स को, इन सबको आपने रिक्वायर्ड जो प्रोपोर्शन थे उसमें मिक्स किया इनको, और फिर आपने कंक्रीट प्रिपेयर की। फिर आप कंक्रीट प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हो, मोल्ड बनाते हो ना, मोल्ड के अंदर इसको प्लेस करते हो। तो कुछ आपने मोल्ड्स बनाए, और इन मोल्ड्स के अंदर आपने इस कंक्रीट को प्लेस किया। कंक्रीट को अच्छे से मिक्स करने के बाद मोल्ड्स के अंदर प्लेस किया, मोल्ड्स के अंदर प्लेस किया। 24 घंटे के बाद फिर आपने इसको मोल्ड से रिमूव किया, मतलब अच्छे से टेम्पिंग करके ना, 3 लेयर
लेयर में 25-25 बार टेम्पिंग करके पूरा ऊपर तक फिल किया। पहले एक लेयर भरी, उसको रॉड से अच्छे से 25 बार टेम्पिंग की, फिर अगली लेयर भरी, फिर 25 बार टेम्पिंग की, फिर अगली लेयर भरी, फिर 25 बार टेम्पिंग की, है ना। इस तरह से पूरा इंश्योर किया कि इसके अंदर कोई भी गैप वगैरह ना रह जाए, पूरी अच्छी से डेंसली पैक हो जाए ये कॉन्क्रीट, ठीक है। पैक करने के बाद फिर आपने क्या किया, इसको सेट होने दिया, ठीक है। 24 घंटे तक सेट होने दिया। अगले दिन आया आप उसी टाइम पर, तो 24 घंटे हो चुके हैं, आपने इस मोल्ड को खोला। इस मोल्ड को खोलने के बाद आपने इसको पानी के अंदर रख दिया। पानी के अंदर आपने रख दिया 28 दिनों के लिए। सो 28 डेज तक ये पानी में डूबे रहेंगे। इनको जितनी भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी ये वहां से पानी से लेते रहेंगे, और कॉन्क्रीट धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी, सीमेंट सेट हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप इसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हो। तो जब आपने कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट किया तो काफी सारे क्यूब्स मिल गए आपको कॉन्क्रीट के, और इन सब के ऊपर टेस्टिंग करोगे, ये सेम कॉन्क्रीट से बनी थी, सेम टाइम तक क्यूरिंग की गई, सेम कॉम्पेक्शन अप्लाई किया गया, सब कुछ सेम था। इसकी स्ट्रेंथ, सारे के सारे क्यूब्स की स्ट्रेंथ सेम स्ट्रेंथ आएगी या अलग अलग स्ट्रेंथ आएगी? सेम स्ट्रेंथ आएगी या फिर अलग अलग स्ट्रेंथ आएगी? बताओ जरा। सेम डे पर सेम कॉन्क्रीट से सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट के साथ, सेम क्योरिंग कंडीशन में, सेम टेम्परेचर कंडीशंस में सबको एक साथ कास्ट किया था, और फिर कास्ट करने के बाद आपने ये सब किया, और फिर टेस्टिंग भी करने का तरीका भी आपका सेम ही था, ठीक है। तो टेस्टिंग की तो सबकी स्ट्रेंथ सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। स्ट्रेंथ क्यों अलग अलग आएगी? देयर इज रीजन व्हाई स्ट्रेंथ विल बी डिफरेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर हो जाएगा। जैसे आपने कॉन्क्रीट को ऐसे मिक्स किया था ना, कॉन्क्रीट को ऐसे मिक्स किया था, एक क्यूब को आपने यहाँ वाली कॉन्क्रीट से भरा, एक क्यूब को आपने यहाँ वाली कॉन्क्रीट से भरा, एक क्यूब को आपने यहाँ वाली, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटी आ गई थी, हो सकता है यहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा सा एवेपोरेट हो गया था, हो सकता है यहाँ पर एग्रीगेट थोड़े से ज्यादा आ गए थे। तो सब में ना, हाँ, क्वालिटी कंट्रोल हमारा उतना अच्छा नहीं हो पाता कि एकदम सेम क्वालिटी की कॉन्क्रीट सब में आ जाए। तो कितना भी अच्छा क्वालिटी कंट्रोल आप करने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी ही। तो जब आपने इसको भरा और फिर इसकी टेस्टिंग की तो हाँ, कॉन्क्रीट होमोजीनियस भी नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। तो जब स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी, किसी की स्ट्रेंथ कम होगी, किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मान लिया आपने 100 क्यूब लिए, ठीक है, इस तरह के आपने 100 क्यूब बनाए थे, एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो 100 क्यूब्स कास्ट करने के बाद आपने सबके ऊपर टेस्टिंग की, और फिर आपने सबकी स्ट्रेंथ का एक चार्ट बनाया। जब आपने सबकी स्ट्रेंथ का चार्ट बनाया तो आपको पता चला कि कुछ की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कुछ की स्ट्रेंथ कम है। आप क्या करोगे? अब ध्यान देना, आप लोग क्या करोगे? आप इनको एक कर्व पे प्लॉट कर लोगे। यहां पर आपकी है एक्स एक्सिस पर 21 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब देखो, ऐसा भी होगा कि कुछ कुछ की स्ट्रेंथ ना बराबर बराबर भी आ सकती है। जैसे जो सबसे कम स्ट्रेंथ आई थी वो 1 क्यूब की आई, मान लो कम स्ट्रेंथ आई थी, है ना, कुछ इतनी आई थी। फिर यहां पर देखा कि ये वाली जो स्ट्रेंथ है ये 3 क्यूब्स की आई थी, है ना, ये वाली स्ट्रेंथ। फिर इतनी स्ट्रेंथ आपने देखा कि ये 8-10 क्यूब्स की आई थी, मान लो 10 क्यूब्स की इतनी स्ट्रेंथ आई थी, है ना। तो ऐसे ऐसे करके यहां पर क्या दिखा रहे हैं हम कि ये वाली जो स्ट्रेंथ आई है, दिस स्ट्रेंथ 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये वाली स्ट्रेंथ कितने नंबर ऑफ क्यूब्स की है, ये वाली जो स्ट्रेंथ है ये कितने नंबर ऑफ क्यूब्स की है, ये वाली स्ट्रेंथ है ये कितने नंबर ऑफ क्यूब्स की है। ऐसे तो एक्स एक्सिस पर है कि स्ट्रेंथ कितनी है, बढ़ती हुई स्ट्रेंथ आगे चलती जाएगी, और यहां पर वो वाली जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है वो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स की आ रही है। तो इस तरह से ये कर्व हम बना लेंगे। ये बताओ, ये कर्व बनाने में कोई दिक्कत क्या? जब हम कर्व बनाने जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत? जैसे मान लो मैं M30 कंक्रीट बना रहा था, या जो भी मैंने बना रहा था कंक्रीट, है ना, यहाँ पर स्ट्रेंथ है 10 की स्ट्रेंथ आई मेरी बस 1 क्यूब की। जब मैं 15 स्ट्रेंथ पे गया तो 15 स्ट्रेंथ आई मान लो 5 क्यूब्स की। जब मैं 20 पे गया तो 20 क्यूब्स की स्ट्रेंथ आई मान लो 10 क्यूब्स की। और ऐसे करके जब मैं कर्व बना रहा हूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब देखो, ये जो कर्व आएगा ना, ये ऑटोमेटिकली ही इस तरह का कर्व आएगा। इसे कहते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंड दिस कर्व विल बी सिमेट्रिकल। अब देखो, ऐसा क्यों आता है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कर्व ऐसा ही क्यों आएगा, इसका शेप इसी तरह का क्यों रहेगा। बेल शेप कर्व भी कहते हैं कई बार, है ना, दिस आल्सो कॉल्ड एज बेल शेप्ड। घंटी होती है मंदिर की घंटी, ऐसी तो होती है, ये ऐसे बीच में ये टंगा रहता है, ठीक है, इसको हम बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। तो ऐसा ही क्यों आता है हमेशा? कोई भी नेचुरल फिनोमेना होगा ना, उसका कर्व ऐसा ही आएगा, हमेशा ऐसा ही आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि जो एवरेज स्ट्रेंथ है ना, वहां पर सबसे ज्यादा सैंपल्स होंगे। मान लो कि एवरेज स्ट्रेंथ आ रही है 50, तो 50 से जैसे जैसे आगे हाई स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, तो 55 पे जितने क्यूब्स होंगे उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। 70 पे जितने होंगे ना, इतनी हाई स्ट्रेंथ अचीव करने वाले बहुत ही कम, एक आधी क्यूब होगा जो इतनी ज्यादा हाई वैल्यू अचीव कर पाएगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे तब भी वैल्यूज कम, तब भी नंबर ऑफ क्यूब्स कम होते जाएंगे, और एक आधी कोई क्यूब होगा बहुत ही मुश्किल से जो इससे इतनी ज्यादा नीचे स्ट्रेंथ आएगी,
उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी, है ना, कुछ ना कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई होगी। ज्यादातर क्यूब्स की स्ट्रेंथ जो होगी ना वो इसी रेंज में आएगी यहाँ पर। तो ये वाला कर्व हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, ये भी क्लियर है। ये इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर। अब आप ध्यान देना इस बात को, जब हमने कॉन्क्रीट को बनाया और जब हमने टेस्टिंग की तो 50% स्ट्रेंथ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल आ रहे हैं। अब हम जब कॉन्क्रीट डिजाइन कर रहे हैं तो क्या हम इसी वैल्यू को कंसीडर कर लें? 28 दिनों के बाद जो एवरेज वैल्यू आई थी, एवरेज वैल्यू आई थी, इस एवरेज वैल्यू को लेके हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर दें क्या? अगर हम एवरेज वैल्यू को लेके स्ट्रक्चर डिजाइन कर देते हैं, अगर ये वैल्यू डिजाइन के लिए ले लेते हैं ना, तो पता है क्या दिक्कत आएगी कि ये वाली स्ट्रेंथ आपने मान रखी है, मान लो कि ये है 45 M45 है, ठीक है, तो यानी ये हो जाएगी 45 मेगापास्कल। तो आप 45 मेगापास्कल मान के आप डिजाइन कर रहे हो, लेकिन 50% चांस ये है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगा ना हमारा जब हमने बनाएंगे, तो 50% चांस ये है कि 45 से कम स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर 45 से कम स्ट्रेंथ मिलने के 50% चांस है, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि 50% चांस है कि मेरा घर टूट जाएगा। इतने पैसे लगा के अगर आप घर बना रहे हो तो आप 50% चांस के साथ जाओगे क्या कि 50% चांस है कि हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ इससे कम आ रही है? तो क्या आप ये वाली स्ट्रेंथ यूज करोगे घर बनाने के लिए? बताओ जरा, ये वाली स्ट्रेंथ यूज करोगे घर बनाने के लिए कि नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। आपके घर के टूटने के चांस 50% हो जाएंगे, कभी आप घर में घुसोगे ही नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं चांस यहाँ पर सिर्फ 5% का। कितना चांस लेते हैं हम चांस लेते हैं 5%। वी टेक चांस ऑफ 5%। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि 5% से ज्यादा चांस ना हो इस कंक्रीट के फेल होने का। तो यहाँ पर 5% जो एरिया है, ये 5% एरिया दिख रहा है, 5% से ज्यादा चांस नहीं होना चाहिए कि ये फेल हो जाए। तो इस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको FCK से रिप्रेजेंट किया। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं? 28 दिनों के बाद आपने टेस्टिंग की, 5% से ज्यादा सैंपल्स फेल नहीं होने चाहिए, वो वाली स्ट्रेंथ को हम ले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया। अब आप इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को लेके आप डिजाइन करोगे, आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को लेके डिजाइन करोगे। पर ये वाली जो स्ट्रेंथ है ना, आप टारगेट क्या कर रहे हो? अगर आपने टारगेट की ना ये वाली स्ट्रेंथ, कि आपने टारगेट की 45 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ, इसके हिसाब से जब आप इंग्रेडिएंट्स बनाओगे ना, तब ऐसा कर्व मिलेगा, तब एवरेज स्ट्रेंथ ये आ जाएगी, है ना। तो हमारी जो टारगेट स्ट्रेंथ जो है ये तो 45 मेगापास्कल है, लेकिन हम डिजाइन के लिए ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो टारगेट स्ट्रेंथ, या फिर इसको हम मीन स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मीन स्ट्रेंथ या एवरेज स्ट्रेंथ। एवरेज स्ट्रेंथ से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है ना, एवरेज स्ट्रेंथ से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कम आएगी, क्योंकि हम कम लोड तक ही ले जाएंगे उसको, ठीक है। कितनी कम है? तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टारगेट मीन स्ट्रेंथ या FM माइनस 1.65 सिग्मा। दिस इज द इक्वेशन। तो मीन स्ट्रेंथ से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इतनी कम आती है। क्लियर। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है सिग्मा, जो होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 से 5 होता है। इसकी भी IS कोड में टेबल दी हुई है। खैर आज मैं वो टेबल नहीं लाया, मैं कल आपको शो कर दूंगा, या जिसके पास IS कोड है आप वहां पर टिक भी कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की टेबल आपको दिखाई दे जाएगी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अगर टारगेट मीन स्ट्रेंथ देखोगे तो क्या हो जाएगा? FCK प्लस 1.65 सिग्मा, और अगर FCK देखोगे तो ये हो जाएगा FM माइनस 1.65 सिग्मा। चलो यहां तक सबको क्लियर है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट्स फॉल। ठीक है, 5% से ज्यादा सैंपल या 5% से ज्यादा रिजल्ट इसके नीचे नहीं जाने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 73। तो रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर सी शोर के पास में है, कोस्टल एरिया में है, तो M30 हो जाएगा मिनिमम ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? FCK प्लस 1.65 सिग्मा। करेक्ट आंसर इज डी। अभी अभी देखा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ HYSD एंड CTD बार्स। तो यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स की? ये होती है 415 मेगापास्कल, है ना। Fe415 लेते हैं हम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गलती से सी टिक हो गया तो गलती से तुम्हारा सही हो गया फिर, ठीक है। करेक्ट आंसर सी ही है। कैसे? देखो pH ऑफ वाटर, pH क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस। यानी ये pH क्या रिप्रेजेंट करता है कि पानी की एसिडिटी कितनी है ना। एसिड होगा या बेसिक होगा ये रिप्रेजेंट करता है। जो एकदम न्यूट्रल है ना, एकदम जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल वाटर के लिए pH 7 होगा न्यूट्रल वाटर के लिए। और जैसे जैसे pH कम होता जाता है
पीएच कम होता जाता है वैसे वैसे ये एसिडिक होता जाता है, पानी एसिडिक होता जाता है, और जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये एल्कलाइन या बेसिक होता जाता है। तो कंक्रीट के लिए हम एसिडिक वाला पानी डालेंगे या बेसिक वाला पानी डालेंगे या न्यूट्रल वाला पानी डालेंगे? तो कंक्रीट बनाने के लिए जो हम पानी पीते हैं ना नॉर्मली, वो पानी ही सफिशिएंट रहता है, पीएच 7 वाला। तो पीएच 7 से कम कितना जा सकता है? 6 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा तो कोरोजन कर देगा स्टील में। ठीक है, क्लियर है? तो मिनिमम 6 होना चाहिए। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शेल नॉट बी लेस देन 6, ये 5.4.2 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये थोड़ी देर पहले हमने टेबल देखी थी ना, हाँ, सस्पेंडेड मैटर। सो पोल बंद कर देते हैं, ये है सी, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 78, करेक्ट आंसर इज सी, क्रीप डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो। ये 10 टू द पावर 6 है सब में ना, ये थोड़ी प्रिंटिंग ऐसी हुई है, ठीक है, 10 टू द पावर 6 नहीं दिखाई दे रहा है। टी सेक्शन कहाँ पहुंच गए तुम? टी सेक्शन में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ होगा? टी सेक्शन में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा जंक्शन पे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। क्रैकिंग मोमेंट ऑफ अ बीम, क्रैकिंग मूवमेंट। सबसे पहले तो क्रैकिंग मूवमेंट के लिए क्रैकिंग स्ट्रेस कैसे आएगी बताओ? क्रैकिंग मूवमेंट के लिए कुछ क्रैकिंग ब्रेकिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ा है क्या? क्रैकिंग कब होती है? तो देखो, थर्ड पॉइंट लोड जब हम लगाते हैं ना, तो ये कौन सा टेस्ट करते हैं हम? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए बेंडिंग लगाते हैं, तो FCR कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होता है? क्रैकिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, दिस इज क्रैकिंग स्ट्रेस। तो क्रैकिंग स्ट्रेस से ही क्रैकिंग मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर पढ़ा है बिल्कुल, यही तो 0.7 √FC के, यही तो इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो FCR पता चल गया। चलो अब ये देखो कि ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस है। अब देखो इस पे ध्यान दो, बेंडिंग इक्वेशन याद है आपको? बेंडिंग इक्वेशन सोम में होती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ना सोम का और आरसीसी के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके है, सोम और आरसीसी। तो यहाँ पर सोम से बेंडिंग इक्वेशन आ रही है। यहाँ पर बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? F/Y इज इक्वल टू M/I। इस बेंडिंग इक्वेशन को यूज करके हम क्रैकिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो क्रैकिंग जो बेंडिंग है, बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आता है यहाँ पर, ये स्ट्रेस तो आपको मिल जाएगा यहाँ से जब कंक्रीट में फर्स्ट क्रैक डेवलप होगा। तो जब कंक्रीट में फर्स्ट क्रैक डेवलप होगा तब FCR आ जाएगा 0.7 √FC के, ये हो जाएगा 0.7 √FC के। और M25 कंक्रीट है तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm²। राइट, अब यहाँ से हम M कैलकुलेट करते हैं, तो F/Y इज इक्वल टू M/I होता है। तो M कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? M इज इक्वल टू FI/Y। F कितना है हमारा? 3.5 न्यूटन पर mm², ये भी कैलकुलेट कर लिया था। सो दिस इज 3.5 न्यूटन पर mm² इंटू आई क्या हो जाएगा? BD³/12। B कितना है? 300। डेप्थ कितनी है? 600 क्यूब/12 और इंटू y क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है और मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना हो जाएगा? ये है डेप्थ 600, तो y हो जाएगा 300। सो y इज 300। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा कितना? सॉल्व करके बताओ जरा। ये आ गया 63 इंटू 10⁻6। 63 इंटू 10⁻6। अच्छा यूनिट बताओ इसकी कितनी आएगी? व्हाट इज द यूनिट? यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में यूनिट गलत दे रखी है, ये यूनिट आएगी ही नहीं, इसकी यूनिट आएगी न्यूटन mm। ठीक है, आंसर विल बी न्यूटन mm। तो ऐसी गड़बड़ें हो जाती हैं स्टेट एग्जाम्स में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 63 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 3 तरह के यंग्स मॉडुलस हैं जो डिफाइन किए गए हैं कोड में। एक तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस जो यहाँ पर एकदम इनिशियली होता है। एक होता है टेंजेंट मॉडुलस जो किसी भी पॉइंट पर अगर हमको देखना है ना तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। और तीसरा होता है सेकेंड मॉडुलस। तो आरसीसी के लिए ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए ना हम क्या लेते हैं? सेकेंड मॉडुलस लेते हैं। अब सेकेंड मॉडुलस क्या होता है? जैसे यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस है मान लो FU इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, तो FU/3 पर हम जाते हैं, FU/3, और इनिशियल पार्ट से FU/3 तक ये कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप होता है ना, दिस इज सेकेंड मॉडुलस θc, ये होता है सेकेंड मॉडुलस। और IS कोड में इसी सेकेंड मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है आपको 5000 √FC के। क्लियर है? सो दिस इज सेकेंड मॉडुलस, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 81। ये तो खैर कल देखा था, मतलब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं आया था पर हमने किसी और क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया था। चलो फिर भी आज की क्लास में भी देख लेते हैं इसको। क्रीप कोएफिशिएंट एट 28 डेज ऑफ लोडिंग। 28 डेज ऑफ लोडिंग पे क्रीप कोएफिशिएंट कितना होगा? देखो 7 डेज ऑफ लोडिंग पे क्रीप कोएफिशिएंट होता है 2.2, 28 डेज पे होता है 1.6 और 1 ईयर पे होता है 1.1, 83। टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, टाइम के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ता जाता है, उसको हम क्रीप कहते हैं ना। करेक्ट आंसर इज सी, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन इज क्रीप। 5 4 3 2
10। तो देखो सोम में भी ये पढ़ाया था 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ये होता है ना। 12 इंटू 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। ये किसके लिए है, ये है स्टील के लिए। और कॉन्क्रीट के लिए ना वैल्यू बहुत वाइड रेंज है, मतलब डिपेंड करता है कि एग्रीगेट कौन से यूज किए गए हैं। लाइमस्टोन यूज किया है, ग्रेनाइट यूज किया है, अलग अलग एग्रीगेट के लिए ना अलग अलग वैल्यू दी हुई है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो 11 इंटू 10⁻⁻6 ये जनरली वैसे बोल देते हैं, पर ना बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं एग्रीगेट पर डिपेंड करते हुए। देखो आपको कोड में टेबल भी मिल जाएगी उसकी। कंक्रीट के आसपास ही होता है, लेकिन फिर भी देयर इज डिफरेंस। 9 से लेके 11 तक वेरी करता है। कुछ कुछ एग्रीगेट्स के लिए तो ना 6 पॉइंट समथिंग भी है। तो देखो आईएस कोड में दिया हुआ है कि अगर पेज 89 पर दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम ले लेते हैं ना, क्रीप कोएफिशिएंट के इफेक्ट, तो यंग्स मॉडुलस जो हो जाता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कंसीडर करने के बाद, शॉर्ट टर्म मतलब ये जो नॉर्मली हम लेते हैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। तो ये वाला जो ईसी होता है, ईसी की वैल्यू तो दे रखी है, हमने पिछली क्लासेस में देख रखी है, 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है ये, है ना। और ई सी ई क्या हो जाएगा फिर, ई सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, यानी इसमें 1 प्लस थीटा डिवाइड कर देंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86। चलो खैर ये सबने कर लिया होगा। 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। वेरी सीवियर कंडीशन। वेरी गुड। ठीक है, इसका सही आंसर है डी, 50 mm। 50 mm इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये याद कर लेना, बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर। लॉस ऑफ स्ट्रेस विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन क्या है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया रिलैक्सेशन और क्रीप में क्या अंतर है। ओह, मेरे ख्याल से ये आज ही क्लास में रिपीट हो गया। करेक्ट आंसर इज ए, द टाइम डिपेंडेंट इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील रिजल्टिंग फ्रॉम सस्टेन्ड स्ट्रेस एंड अ फंक्शन। देखो पूछा किस में गया है, स्टील में पूछा है क्या या कंक्रीट में पूछा है। टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन नहीं पूछा, स्ट्रेस नहीं पूछा, टाइम डिपेंडेंट है इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील फ्रॉम सस्टेन्ड स्ट्रेस, बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस लगी रहती है, और उसका फंक्शन। देखो स्टील के अंदर जो आता है ना वो रिलैक्सेशन आता है। एक्चुअली स्टील के अंदर जो आएगा टाइम डिपेंडेंट की वजह से, तो ये रिलैक्सेशन होता है। सबसे पहली बात तो ये स्टील की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो फिनोमिना होता है ना क्रीप, उसका फंक्शन को पूछा है, डायरेक्टली उसको नहीं पूछा, एंड अ फंक्शन देयर ऑफ। तो क्रीप का ही फंक्शन होता है ना रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ क्रीप ओनली, सो एंड अ फंक्शन देयर ऑफ। तो दो चीजें हिंट कर रही हैं कि ये रिलैक्सेशन होगा। एक तो डायरेक्ट क्रीप नहीं पूछा, क्रीप का फंक्शन पूछा है, और दूसरा स्टील के अंदर पूछा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रिलैक्सेशन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो तो ये वाला तो सबने अटेम्प्ट कर दिया होगा। करेक्ट आंसर इज बी, एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम प्लस 1.65 सिग्मा। चलो तो आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं। कल हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल